एग्जाम में यहीं से आएगा, ये पूरा कन्फर्म है। अगर यहाँ पर आप सभी को हम पूरा फिगर के साथ बताने वाला है, जैसे प्रकाश क्या है तो लाइट हो गया, लाइट का फिगर। उसी प्रकार से प्रकाश, प्रकाश क्या है? कहता है प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन नियम किसे कहते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन नियम किसे कहते हैं? हमने पढ़ा था कि प्रकाश के परिवर्तन किसे, यह हो गया, और परिवर्तन कोण ए हो गया। तो ये दोनों जो होता है आपस में बराबर होते हैं। आपतन को कोणाई से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, और परिवर्तन कोण के कोणार्क से सूचित करते हैं। दर्पण क्या है? वह चिकनी और चमकीली सतह। कहता है इसका मैं फिगर भी बताऊंगा आगे। तो आप चमकीली सतह देखिए, ये चिकना हुआ है और चमकीला है, चिकना है और चमकीला है। कहता है चिकना और चमकीली सतह जो। हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का अपने इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल दिशा सक्सेस क्लासेस बाय KKR। जैसा कि आप सभी थंबनेल के माध्यम से देख लिए होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए प्रकाश का परिवर्तन, और एग्ज़ाम में यहीं से आएगा, ये पूरा कन्फर्म है। अगर आप सभी इस पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो यहाँ से जो है एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। अगर आप सभी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आप सभी यहाँ पर से बिल्कुल ही आसानी से पूरा समझ करके और ज्ञान ले सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को हम पूरा फिगर के साथ बताने वाला है, जैसे प्रकाश क्या है तो लाइट हो गया, लाइट का फिगर। उसी प्रकार से प्रकाश का परिवर्तन में फोटो रहेगा। इस प्रकार से जो है आप सभी को पूरा फिगर के साथ हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि पहला है प्रकाश। प्रकाश क्या है? कहता है प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी आँखों के रेटिना पर प्रभाव डालकर इस रंग बिरंगे संसार को देखने में सहायता करती है। यानी प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी आँखों के रेटिना पर पड़ता है और इस रंग बिरंगे संसार को, इस दुनिया को देखने में सहायता करती है इस प्रकाश के माध्यम से। यह जो है प्रकाश का फिगर आप सभी देख सकते हैं। आप सभी को कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम फिगर के साथ आप सभी को लेकर आए हैं। अगला है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, इस कथन को स्पष्ट करें। प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है, यानी प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, इसको स्पष्ट करना है। ऐसी थोड़ी मान लीजिएगा कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा है, तो इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। इस कथन को निम्न तरीकों से स्पष्ट किया जाता है। पहला दिया गया है कि ऐसा देखा जाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, तार से जुड़ा विद्युत बल्ब जलने लगता है और विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। यानी ऐसा देखते हैं कि जब कभी हम घर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और जो तार से जुड़ा विद्युत बल्ब, जो बल्ब तार से जुड़ा होता है, वह जलने लगता है। जो विद्युत ऊर्जा जो है वह प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। विद्युत ऊर्जा फिर जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। दूसरा कारण है फोटो खींचते समय प्रकाश की किरण जब फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती है तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जो है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। तो इस तरह से आप सभी जो है काफ़ी आसानी से और जान सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या है? बस आप सभी को लास्ट तक बने रहिएगा और समझिएगा। कहता है जब प्रकाश एक दिशा से दूसरे दिशा में जा रही होती है तो उसके सामने, जब प्रकाश इस दिशा में जा रही होती है तो इसके सामने एक छोटी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है। एक छोटी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, छोटी सी। तो प्रकाश जो है सीधे जाने के बजाय उसके किनारों पर मुड़ जाती है। तो इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश जो है सीधे नहीं जाने के बाद इसके किनारों पर से इस तरह से मुड़ जाता है, किनारों पर से, तो उसी को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो ये भी आप सभी समझ गए होंगे। कहता है किरण क्या है? किरण क्या है? तो प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है, अर्थात प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यानी इधर जा रहा है तो यह भी किरण है, इधर से आ रहा है यह भी किरण है। तो यह जो है प्रकाश जिस दिशा में गमन करे उसे हम किरण कहते हैं। किरण का फोटो आप सभी नहीं यहाँ पर है। कहता है प्रकाश पुंज क्या है? किरणों के समूह को जो है प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी ढेर सारा किरण मिल गया तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ढेर सारा किरण जब मिल जाता है तो उसी को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे ढेर सारा आदमी मिल जाता है तो एक भीड़ का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार से ढेर सारा किरण मिल जाता है तो उस प्रकार से प्रकाश पुंज बन जाता है। कहता है प्रकाश पुंज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। अब जानते हैं कि समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो समानांतर प्रकाश पुंज ये हो गया इस तरह से, जिसकी सभी किरणें समानांतर होती है, समानांतर प्रकाश पुंज। फिर अभिसारी प्रकाश पुंज, यह जो है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसी को हम अभिसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। तीसरा जो है अपसारी क्या है? अपसारी में है कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चारों ओर फैलती हुई प्रतीत होती है तो उसी को हम अपसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यहीं पर परिभाषा लिखा हुआ है इसका कि समानांतर प्रकाश पुंज,
जो हमने बोला वही लिखा हुआ है, और सभी जो है यह सब हमने लिखा है, बिल्कुल अपनी भाषा में, कोई भी किताब से उठाया हुआ नहीं है। तो प्लीज़ आप सभी इसको एक बार भी पढ़ लेते हैं ध्यान से, तो यह याद नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। कहता है जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं कि यह जो है सभी किरणें क्या है, समानांतर है। नेक्स्ट है अभिसारिक प्रकाश पुंज। अभिसारिक प्रकाश पुंज और किरण पुंज एक ही कहता है। जब ढेर सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब ढेर सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, जब ढेर सारी किरणें एक बिंदु पर यहाँ आकर जो है क्या हो रहा है, मिल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये क्या है कि अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, जब ढेर सारी किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है तो उसे ही अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब ढेर सारी किरणें जो होती है वह एक बिंदु पर आकर मिल जाती है तो उसी को हम अपसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यह सब जो है इन तीनों आप सभी समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है कि दीप्त पदार्थ। दीप्त पदार्थ क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिससे स्वयं प्रकाश निकलता हो उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं, यानी जिससे खुद प्रकाश निकले उसे हम दीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया, दीपक हो गया। सूर्य का अपना प्रकाश होता है, यह हो गया सूर्य को आप देख सकते हैं, इससे प्रकाश निकलते रहता है। फिर देख सकते हैं तारे हो गया, ये सब जो है हमेशा प्रकाश निकलते रहता है। तो इस तरह से आप सभी फिगर के माध्यम से जो है आप सभी बिल्कुल ही आसानी से, बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम पूरा चीज़ सेट हो जाएगा। अगर आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि पावर ऑफ एजुकेशन में इतना पावर है कि लोग आदमी जो है कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। अब कहता है कि अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ क्या है कि वैसा पदार्थ जिससे समय प्रकाश नहीं निकलता हो। जैसे क्या हो गया, कुर्सी हो गया, कुर्सी से प्रकाश निकलेगा नहीं निकलेगा, टेबल से प्रकाश नहीं निकलेगा, किताब से भी नहीं निकलेगा। तो ये सब जो है आप सब जो है घर में ये सब जो है देखते रहते हैं। तो ये हो गया अदीप्त पदार्थ। कहता है प्रकाशीय माध्यम। कहता है प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, वैसा क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आँखों तक पहुँचती है तो उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, यानी यह जो है यह हवा है और पानी, कांच, ताप इत्यादि। कहता है वैसा क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर, यानी इधर से प्रकाश गया और इस वस्तु से होकर हम यहाँ पर है और यहाँ पर हमारी इस वस्तु से निकलकर हमारी आँखों तक पहुँचती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। इसी को हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्लियर है? हाँ। अब क्या है कि पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूरी तरह आर पार हो जाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हम यहाँ पर से जो है लाइट जलाएँ, किसके, हम लाइट जलाएँ तो हवा में क्या होगा, पार कर जाएगा। ये क्या हो गया, हवा पारदर्शी पदार्थ हो गया। हवा हो गया, पानी हो गया, इस प्रकार से क्या है, सब जो है पारदर्शी पदार्थ है। नेक्स्ट है, कहता है कि अपारदर्शी पदार्थ क्या है। अपारदर्शी पदार्थ क्या है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूरी तरह आर पार नहीं होता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे ईंट से कभी भी प्रकाश पार नहीं होगा, मारिएगा इधर ही लौट जाएगा, किताब से नहीं होगा, दीवार से नहीं होगा, तो क्या है, ये सब जो है अपारदर्शी पदार्थ है। तो आप सभी जो है इतना भी दिमाग लगा सकते हैं और इतना जो है समझ चुके होंगे। कहता है पारभासी पदार्थ क्या है। पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ हम उसे कहते हैं, कहता है वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ अंश आर पार हो जाए उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी जब हम किसी पदार्थ में जब प्रकाश को मारते हैं तो प्रकाश का थोड़ा अंश जो है आर पार हो जाता है। जैसे घिसा हुआ कांच और रगड़ा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच को जब देखेंगे तो उसमें प्रकाश मारेंगे तो कुछ अंश उस पार जो है दिखाई देगा। तेल लगा हुआ कागज में भी दिखाई देगा, कागज में तेल लगा लीजिए और उस पर प्रकाश मारिए, यह जो है क्लियरली कुछ अंश जो है उस पार दिखाई देगा। तो यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब कहता है कि छाया क्या है। क्या छाया, छाया क्या है, तो जब प्रकाश गमन करती है तो उसके रास्ते में, यानी यह प्रकाश है, प्रकाश गमन मतलब यह जो प्रकाश जा रही है, गमन करती है, उसके रास्ते में अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो उसके सामने अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। अब इधर से प्रकाश जा रहा है और यहाँ पर अपारदर्शी वस्तु रख दी जाएगी तो इधर तो प्रकाश तो पार नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है छाया इधर रह जाएगा, छाया रह जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। जो यहाँ पर छाया बना उसी को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। कहता है जब प्रकाश गमन करती है तो उसके रास्ते में अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो उसके सामने अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। क्लियर है? कहता है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। प्रकाश का परिवर्तन जो मेन टॉपिक है, यह जो है टिक लगा लीजिएगा, यह जो है एग्जाम में 2 नंबर में आने की संभावना रहती है। कहता है जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, उसका फिगर भी मैं आगे बताने वाला हूँ, अभी जो है देखिए। कहता है प्रकाश की किरण जो है किसी सतह पर पड़ती है और उस सतह से टकराकर, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सतह हो जाएगा। कहता है सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो इसे ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण, यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, फिगर जो है यहाँ पर हम बता देते हैं। कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण इधर से आया
और यह जो है एक सतह हो गया, इस सतह पर पड़ती है तो उस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम, इस माध्यम से आया और फिर इसी माध्यम में लौट गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है, समझ गए होंगे आप सभी। कहता है कि परावर्तक सतह क्या है, तो परावर्तक सतह उसी को कहते हैं प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसी को परावर्तक सतह कहते हैं। हमने अभी बताया कि यह जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, आप सभी समझ रहे होंगे, और यह जो है इस पर इस पर जो है पड़ा सतह और इसे जो है लौट गया, यानी जो प्रकाश आया और इस सतह से जो लौटा, यहाँ पर से जो लौटा, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम परावर्तक सतह कहते हैं। तो यह जो है आप भी समझ गए होंगे। कहता है परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, परावर्तन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, यानी जब प्रकाश की किरण आया तो इधर मतलब एक दिशा से आया दूसरे दिशा में चला गया, उसी को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परिवर्तन होता है, दूसरा अनियमित परिवर्तन होता है। नियमित परिवर्तन क्या होता है, नियमित परिवर्तन होता है कि जब प्रकाश की किरण जो है चिकनी सतह पर पड़ती है, यह जो है देखो चिकनी सतह है, जब प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर पड़ती है, इस तरह से पड़ रहा है, चिकनी सतह पर पड़ती है और जो है फिर वह चिकनी सतह पर पड़ करके वह वापस लौट जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नियमित परिवर्तन कहते हैं। फिर कह रहा है अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन क्या है कि अनियमित परिवर्तन है कि जब प्रकाश की किरण रुखड़ी सतह पर पड़ती है, रुखड़ी मतलब जो है रुखड़ा जैसा टेढ़ टाढ़ पर पड़ता है, तो वह जो है प्रकाश तो सीधा आया, लेकिन यह जो है रुखड़ा के कारण, यहाँ रुखड़ा कारण कभी प्रकाश इन्हें चल जाएगा, कभी इन्हें चल जाएगा, कभी इन्हें चल जाएगा, तो क्या हो गया, अनियमित परिवर्तन हो गया। तो यहाँ तक अब है पढ़ना है कि अब पढ़ना है प्रकाश के परिवर्तन नियम किसे कहते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन नियम किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था कि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और टकराकर अपने माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परिवर्तक सतह पर पड़ती है, किस दर्पण के, समतल दर्पण के परिवर्तक सतह पर पड़ती है, समतल दर्पण है इसके परिवर्तक सतह पर पड़ती है, तब निश्चित नियमानुसार प्रकाश परावर्तित हो जाती है। निश्चित नियमानुसार मतलब कि नियम के अनुसार इधर से आया तो इधर गया, न कि इधर से आया इधर ही चला गया, तो इससे इधर से आया और इधर गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। तो यह जो है निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परिवर्तित हो जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन नियम कहते हैं, इसे प्रकाश का परिवर्तन नियम कहते हैं। अब है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। कहता है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, उस नियम को भी लिखना है। यानी प्रकाश के परिवर्तन के आप सभी जानते होंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है कि आपतन कोण जो होता है परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को कोण आई से और परिवर्तन कोण को कोण आर से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण जो होता है परिवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। इसका आप सभी फिगर देख सकते हैं कि कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण कौन हो गया, यह हो गया, और परिवर्तन कोण ए हो गया, तो यह दोनों जो होता है आपस में बराबर होते हैं। आपतन को कोण आई से डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं, और परिवर्तन कोण के कोण आर से सूचित करते हैं। ये हो गया पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है, यहाँ देखिएगा, दूसरा कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण। आपतित किरण कौन है, आपतित किरण ई हो गया, परिवर्तित किरण ई हो गया। अब क्या कहता है, आपतित किरण परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु कौन है, यह हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यह जो बी है वह आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया यह जो है अभिलंब है, डाला गया अभिलंब सभी जो है एक ही तल पर होते हैं। यह सभी जो क्या होता है, सभी जो है क्या है, एक ही तल पर है, यानी सभी दर्पण पर है, या कुछ भी कह सकते हैं, जो है सभी एक ही तल पर है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, नियम हो गया। अब क्या कहता है कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु वस्तु से यह हो गया, मान लीजिए किसी बिंदु वस्तु हो गया, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। यानी इस बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन, यानी यहाँ पर अपवर्तन हुआ या परिवर्तन हुआ, अपवर्तन या परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी यहाँ पर मिला या मिलती हुई प्रतीत हुआ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कहता है कि जो है वास्तविक, अब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब जिसे रियल इमेज कहते हैं, और इसको जो है काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब है
वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, कहता है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी बिंदु वस्तु से आया प्रकाश और वह किसी बिंदु पर मिल गया, यानी यहाँ से आया और यहाँ पर मिल गया, तो ये क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अब इसका उल्टा है काल्पनिक, कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या काल्पनिक में क्या होगा यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। डिफर यही है कि उसमें क्या है, इसमें कहता है कि जिस बिंदु पर मिलती है, आकर यहाँ पर डायरेक्ट जो है मिल जा रहा है, यहाँ पर कहता है कि जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर प्रतीत होगा, तो दोनों में यही है कि वास्तविक में मिलती है और काल्पनिक में प्रतीत होती है। अब कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो देखिएगा कि पहला है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा कि हमेशा सीधा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं? पर्दे पर उतार सकते हैं। यानी कहने का सेंस हुआ कि जब हम किसी रियल इमेज को, यानी किसी को फोटो को हम क्या कर सकते हैं? उसको हम स्केच बना सकते हैं, लेकिन जो काल्पनिक है उसको हम बना सकते हैं, इमेज कभी भी नहीं बना सकते हैं। तो यह जो है इसे पर्दे पर, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। तीसरा है, 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप लिख दीजिएगा। कहता है यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। तो समझ गए? कोई भी पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर, पहला बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है। तो इस तरह से आप सभी जो है पूरी अच्छी तरीके से ईमानदारी से क्लियर कर सकते हैं। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, लास्ट बार, कि अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह जो पूरा कंटेंट बनाने में हमें लगभग कम से कम जो है 1 घंटा रोज़ देने पर लगभग 10 दिन लगे हैं, 10 दिन। तो इस मेहनत को आप सभी जो है बेकार नहीं जाने दीजिएगा और परीक्षा में कम से कम इस यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तभी जो है आपको पढ़ने का फ़ायदा होगा। कहता है विवर्तन क्या है? विवर्तन, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर का भाग नीचे दिखाई दे तथा नीचे का भाग ऊपर दिखाई दे तो उसे ही विपरिवर्तन कहते हैं। यानी कहने का सेंस हुआ कि जब कोई वस्तु है, यानी जैसे मान लिया जाए यह हो गया, क्या हो गया? यह हो गया कलम हो गया, मान लो ये कलम हो गया, तो एकर भाग नीचे दिखाई दे रहा है और निचला का भाग जब ऊपर दिखाई देता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को विपरिवर्तन कहते हैं। सिंपल से, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर का भाग नीचे दिखाई देता है और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है उसी को हम विपरिवर्तन कहते हैं। कहता है कि पार्श्व विपरिवर्तन क्या है? उसका उल्टा है कि पार्श्व विपरिवर्तन में क्या होगा कि जो कहता है, देख लीजिएगा, कहता है जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दायां का भाग बायां तथा बायां का भाग दायां दिखाई दे तो इसे पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। यानी जो दायां पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट जो है, यह हो गया दायां और यह बायां। कहता है कि दायां का भाग बायां दिखाई दे, यानी यह पार्ट जो है यहाँ दिखाई देगा और यह पार्ट जो है यहाँ दिखाई देगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। दैट्स सिंपल। फिर कहता है दर्पण क्या है? कहता है दर्पण क्या है? वह चिकनी और चमकीली सतह। कहता है इसका मैं फिगर भी बताऊंगा आगे, तो आप सभी देख लीजिएगा। कहता है वह चिकनी और चमकीली सतह जो एक निश्चित नियमानुसार, कहता है निश्चित नियम के अनुसार, कहता है वह चिकनी और चमकीली सतह जो एक निश्चित नियम के अनुसार, ऐसे नहीं, एक नियम के अनुसार
प्रकाश को परावर्तित कर देता है, प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, परंतु उसकी एक सतह अवश्य रजतित, रजतित मतलब रंगा हुआ, रजतित मतलब क्या, रजतित मतलब रंगा हुआ, रजतित जब भी बोलेगा रंगा हुआ, उसे दर्पण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। यानी जो है कि वह चिकनी और चमकीली सतह, फिगर देखिए यहाँ, तब आप सभी समझ जाइएगा। कहता है वह चिकनी और चमकीली सतह, देखिए यह चिकना हुआ है और चमकीला है, चिकना है और चमकीला है। कहता है चिकना और चमकीली सतह जो एक निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को परिवर्तित कर देती है, यानी इस तरह से आया प्रकाश और नियम के अनुसार क्या कर देगा, इधर चला देगा, तो यह क्या हो गया, निश्चित नियम अनुसार प्रकाश को परिवर्तित कर देती है। ठीक है, अब कहता है कि नियम के अनुसार प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, परंतु उसकी एक सतह अवश्य रहित हो, एक सतह यानी पीछे का भाग जो क्या है, पीछे का भाग रंगा हुआ है और आगे का भाग क्या है, रंगा नहीं है, रंगा नहीं है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं जो है दर्पण कहते हैं। तो आप सभी दर्पण समझ गए होंगे। अब कहता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। कहता है पहला समतल दर्पण, यह जो है एक समतल दर्पण है, यह समतल दर्पण है। फिर कहता है गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण के बारे में आगे देखते हैं। दर्पण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। कहता है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण कहता है कि समतल दर्पण जो है, जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। हमने समतल दर्पण पीछे दिखाया, यह क्या है, एक समतल दर्पण है। अब कहता है कि समतल दर्पण तो हमने देख लिया कि समतल दर्पण क्या है, तो जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह हमने बताया था कि ये वाला जो है यहाँ आया और किरण आया और यहाँ पर जो है ये प्रवर्तक सतह बना। कहता है जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। कहता है समतल दर्पण की विशेषता क्या है, तो समतल दर्पण की विशेषता मतलब जैसे आप लड़का हैं या लड़की हैं तो उसकी क्या विशेषता है, उसी प्रकार से समतल दर्पण की विशेषता क्या है, तो समतल दर्पण की विशेषता पहला है कि इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण जहाँ भी देखो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक, केवल और केवल काल्पनिक बनेगा। दूसरा है कि इसमें हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु जितना है उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। हम सभी घरों में जो देखते हैं दर्पण होता है वह समतल दर्पण होता है, जितना फेस को देखेंगे उतना ही मेरा फेस दिखाई देगा, आप सभी जितना देखिएगा उतना ही दिखाई देगा, जितना छोटा कान है उतना ही छोटा कान दिखाई देगा, जितना बड़ा मुंह है उतना बड़ा ही मुंह दिखाई देगा। तो यह क्या है, एक समतल दर्पण है। तीसरा कहता है इसमें हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ जो है क्या होता है, तो यह 3 पॉइंट याद रखना है कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब है कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण भी देखिए। कहता है उत्तल दर्पण क्या है, जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह उभरी हुई रहती है, जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह उभरी हुई रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिगर से देख लीजिए, आप सभी देखिए, आप सभी को सिर्फ आपके दिमाग में इमेज बनाना है, इमेज बन जाएगा तो आप सभी खुद सोच लीजिए उत्तल दर्पण अच्छा इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से कहता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यह हो गया, यह हो गया उत्तल दर्पण। कहता है जिस दर्पण की कहता है कि जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह उभरी हुई रहती है, जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह, यानी यह हो गया प्रवर्तक सतह और यह जो है क्या है, यह एक उत्तल दर्पण है। इस तरह से क्या हो गया, यह एक उत्तल दर्पण है, प्रवर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब कहता है उत्तल दर्पण की विशेषता, उत्तल दर्पण की विशेषता क्या है, तो उत्तल दर्पण की विशेषता है, उत्तल दर्पण की विशेषता यानी गुण। कहता है कि उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है। फिर पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो पहला आप सभी बता दीजिएगा कि विशेषता पूछेगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, दूसरा कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तीसरा उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, और चौथा उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र सभी दर्पणों से सबसे ज़्यादा होती है। अब है प्रकाश का अब है उत्तल दर्पण की विशेषता पढ़ लिए। अब है कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण यह है, यह एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का फिगर है और यह एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण जो है इस प्रकार से होता है,
इस तरह से किरणें आती है, और इसमें क्या होता है कि इस तरह से किरणें आती है। तो फिगर आप सभी देख लिए। कहता है कि अवतल दर्पण क्या है, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी, किसी दर्पण परावर्तक सतह यह जो क्या है धंसा हुआ है, और इसका क्या है उभरा हुआ है। तो यह जो है धंसा हुआ यही क्या है अवतल दर्पण है। तो कहता है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण की विशेषता क्या है, जिस प्रकार से उत्तल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण की विशेषता और गुण पढ़ें, उसी प्रकार से अवतल दर्पण की विशेषता। कहता है कि इस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, पहला। दूसरा क्या कहता है कि इस दर्पण में बड़ा भी बनेगा, छोटा भी और बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। यानी अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। कहता है इस दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की। पूछेगा किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक जो होगा वह हो जाएगा उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। तो यहाँ तक क्लियर है। अब कहता है समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है। तो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आपस में बराबर होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से सूचित करते हैं, h2 से, और वस्तु की ऊंचाई को h1 से। कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जो है आपस में बराबर होती है। साथ ही धनात्मक चिन्ह यह बतलाता है कि बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होगा। यह जो +1 में धनात्मक चिन्ह है, प्लस है, वो बताता है कि प्रतिबिंब जो है काल्पनिक और सीधा होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो यह प्लस क्या है, धनात्मक बता रहा है। कैसा बता रहा है? धनात्मक बता रहा है। तो यह कैसा होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। तो यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है, अभी तक तो नहीं आया शायद। कहता है कि हाँ ये जो है इम्पोर्टेंट है। यह जो 2-3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ और पहले भी टिक लगवाया हूँ, तो उसको जो है एक बार देख लीजिएगा, तो आप सभी का क्लियर हो जाए। कहता है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। कहता है उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद चारों ओर फैलती नजर आती है। कहता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में आने वाली प्रकाश किरणें, यहाँ पर उत्तल दर्पण है, यहाँ पर उत्तल दर्पण है। कहता है उत्तल दर्पण आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण में आने वाली प्रकाश किरणें ये दर्पण से परिवर्तन के बाद जो है क्या होती है कि एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। यहाँ प्रकाश आया और जो है इस तरह से आया, इस तरह से आया और इस तरह से आया, और यहाँ पर जो है परिवर्तन के बाद इस तरह से आकर के, इस तरह से आकर के यहाँ पर आकर के मिल जाता है, यहाँ पर आकर के मिल जाता है। फिर इधर से आया, फिर इधर से आया, तो यहाँ से दर्पण से परिवर्तन के बाद पीछे काल्पनिक बनेगा और इस तरह से आके यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है कि क्योंकि उत्तल दर्पण में आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद चारों ओर फैलती नजर आती है। तो यह भी क्लियर है। कहता है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। सेम टू सेम वही प्रोसेस है। कहता है अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। वहाँ पर क्या होता है कि एक चारों ओर फैल जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो है परिवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो आप सभी जो है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, तो बाकी जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये छोटा सा प्रयास मेरा कैसा लगा आप सभी जरूर बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और जो भी इस व्हाट्सएप चैनल पर जहाँ पर PDF इसका मिलता है वहाँ पर जुड़ जाइएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिर
कोशिश रहेगा कि इसका ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे। अगर आप सभी कमेंट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव आना चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि ऑब्जेक्टिव आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।